प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन और सी प्लस प्लस से रिलेटेड चैप्टर है उनको आज हम शुरू कर रहे हैं। तो इसको शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, चैप्टर है 6 सी प्लस प्लस के साथ शुरुआत। अब सी प्लस प्लस में क्या है डिफरेंस जो सी में नहीं है? देखो, सी लैंग्वेज में हमने जो प्रोग्रामिंग देखी है 11th क्लास में, 12th क्लास में कुछ प्रोग्राम किए हैं। सी के अंदर वेरिएबल और फंक्शन अलग अलग काम करते हैं, लेकिन सी प्लस प्लस में वेरिएबल और फंक्शन एक साथ मिलकर काम करते हैं क्लास के अंदर। तो यहाँ क्लास और ऑब्जेक्ट की अवधारणा है। 11th क्लास में आपने एक चैप्टर देखा होगा, उसमें थोड़ा टॉपिक दे रखा है, लेकिन प्रोग्रामिंग वगैरह ज्यादा कुछ नहीं दे रखी है। तो यहाँ हम सी प्लस प्लस के इंट्रोडक्शन में फर्स्ट चैप्टर को देखते हैं। सी प्लस प्लस प्रोग्राम की संरचना क्या है? सी प्लस प्लस में सी प्लस प्लस प्रोग्राम के 4 भाग हैं, जैसा यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ हेडर फाइल है, इंक्लूड आप करेंगे। उसके बाद में क्लास की घोषणा होगी। क्लास की जो अवधारणा है वो स्ट्रक्चर के द्वारा ली गई है। उसके बाद है मेंबर फंक्शन की परिभाषा, यानी जो आप फंक्शन ले रहे हो क्लास के अंदर उसकी डेफिनेशन, और मेन फंक्शन, ये उसका स्ट्रक्चर दे रखा है, ढांचा दे रखा है। सी प्लस प्लस का एक सरल प्रोग्राम, नॉर्मल एक प्रोग्राम स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। यहाँ हेडर फाइल iostream.h, वहां stdio.h काम में लेते थे, और यहाँ सी आउट और सी इन प्रिंटफ और स्कैनफ की जगह यूज में आएगा। अब है सी प्लस प्लस प्रोग्राम की विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं? सी की तरह सी प्लस प्लस प्रोग्राम भी फंक्शंस का एक संग्रह है। जैसे सी में फंक्शन होते हैं वैसे वैसे सी प्लस प्लस में भी फंक्शंस होते हैं। एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम में मेन फंक्शन अनिवार्य है, जैसा सी में है वैसा ही सी प्लस प्लस में। सी प्रोग्राम की तरह सी प्लस प्लस प्रोग्राम में स्टेटमेंट अर्धविराम यानी सेमीकोलन से आपके समाप्त किए जाते हैं, एंड होते हैं। कमेंट आपको प्रोग्राम के अंदर जो आपने कोडिंग की है उसके बारे में आप लिखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो कमेंट के रूप में उसको लिख सकते हैं, जिनको कि टिप्पणी पंक्तियां या कमेंट लाइन बोलते हैं। तो सिंगल कमेंट आपके जो शुरू होगा वो आपके होगा डबल स्लैश से। ठीक है ना। कमेंट एकल लाइन को कमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसे यहाँ एग्जांपल में दे रखा है, इस लाइन को हम कमेंट बना देंगे। इसी प्रकार आप एक से अधिक लाइनों को कमेंट के रूप में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्लैश स्टार स्टार स्लैश का यूज लेंगे, एग्जांपल दे रखा है यहां। फिर iostream फाइल, जिन स्टेटमेंट से पहले हैश चिन्ह लगा हो उनको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टेटमेंट कहते हैं। ये आपने पढ़ा होगा। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है? कंपाइलर को जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो पहले ये कंपाइलर को निर्देश देते हैं, इनको पहले कंपाइलर पढ़ता है। ओके, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव किसे कहते हैं? जो पंक्तियां हैश से प्रारंभ होती है और कंपाइलर को पहले निर्देश देती है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाती है। उसके बाद है सी प्लस प्लस प्रोग्राम के शुरू में लिखा जाता है इनको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जब हेडर फाइलों को इंक्लूड करते हैं। प्री प्रोसेसर इस तरह के स्टेटमेंट को प्रोग्राम कंपाइल होने से पूर्व प्रोसेस करता है, यानी पहले इनको पढ़ेगा। उसके बाद है हैश इंक्लूड iostream, यह स्टेटमेंट iostream फाइल के कंटेंट को प्रोग्राम के साथ जोड़ता है। ऐड करने के लिए सबसे पहले इसको इंक्लूड किया जाता है। इसमें सी आउट आइडेंटिफायर और इंसर्शन ऑपरेटर की घोषणा होती है। जो सी आउट की डिटेल है वो इसमें दे रखी है। उसके बाद है नेम स्पेस, यह प्रोग्राम में प्रयुक्त आइडेंटिफायर के स्कोप को बताता है। जो आपने वेरिएबल वगैरह लिए है उनका क्षेत्र क्या है, इसके स्कोप को बताएगा, जैसे लोकल ग्लोबल वगैरह होते हैं वैसे ही। तो नेम स्पेस स्कोप का प्रयोग करने के लिए यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखते हैं। एसटीडी वो नेम स्पेस है जहां सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड क्लास की लाइब्रेरी परिभाषित है, जो सी प्लस प्लस के अंदर दे रखी है। उसके बाद है कंपाइलिंग और लिंकिंग। कंपाइलिंग और लिंकिंग की प्रक्रिया ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर करती है। आपने 9th-10th में पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो सिस्टम को ऑपरेट करता है, विंडो वगैरह जो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहां दे रखा है लाइनक्स ओएस, यानी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सी प्लस प्लस किस प्रकार काम करेगी। जी प्लस प्लस कमांड का प्रयोग सी प्लस प्लस प्रोग्राम का कंपाइलिंग और लिंकिंग करने के लिए किया जाता है, यानी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जी प्लस प्लस कमांड का यूज किया जाएगा। जी प्लस प्लस abc.cpp। यह कमांड abc.cpp फाइल में लिखे गए प्रोग्राम को कंपाइल करती है। कंपाइलर एक ऑब्जेक्ट फाइल abc.o का निर्माण करता है और स्वतः ही लाइब्रेरी फंक्शन के साथ लिंक होकर एग्जीक्यूटेबल फाइल का निर्माण करता है। डिफॉल्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम a.out होगा। तो इस प्रकार ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जब हम C++ को यूज में लेंगे तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है कंपाइलिंग और लिंकिंग के अंदर। फिर MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है।
टर्बो C++ और बॉर्डलैंड C++ कंपाइलर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को MS DOS में उपलब्ध करवाता है। ये एक एडिटर भी उपलब्ध करवाता है जिसके साथ फाइल एडिट कर सकते हैं, कंपाइल और रन ऑप्शंस होते हैं, यानी एडिटर की तरह काम करता है। जैसे नोटपैड वगैरह एडिटर होते हैं बिल्कुल वैसे ही काम करता है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी इसका मतलब क्या हुआ, जब आपको एक ही सॉफ्टवेयर कई तरह की भाषाओं को चलाने की सुविधा देता है, यानी आपको नॉर्मल लगता है जैसे आप वर्डपैड नोटपैड चला रहे हो तो उसमें जो ऑप्शन होते हैं वैसे इसके अंदर होते हैं, तो ये इस प्रकार का आपको वातावरण उपलब्ध करवाता है। यहाँ पे फाइल ऑपरेशन सोर्स फाइल को बनाने और सेव करने के लिए, उसके बाद एडिट ऑप्शन सोर्स फाइल को एडिट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं हम। कंपाइल ऑप्शन प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए नॉर्मल है। उसके बाद है रन ऑप्शन, प्रोग्राम को कंपाइल लिंक और रन एक साथ करने के लिए ये ऑप्शन कुछ दिए होते हैं। उसके बाद आगे का टॉपिक आता है टोकन्स। टोकन्स क्या है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने प्रोग्राम को लिखने के लिए जो उसकी छोटी से छोटी इकाई यूज में हम लेते हैं उसको क्या कहेंगे हम, टोकन्स। तो प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई को टोकन्स कहा जाता है। अब क्या है टोकन्स, कीवर्ड है, आइडेंटिफायर है, कांस्टेंट है, स्ट्रिंग्स है, ये सारी चीजें जिनसे एक प्रोग्राम का निर्माण होता है, निर्देशों को लिखा जाता है, वो सारे क्या कहलाएंगे आपके टोकन्स। कीवर्ड 11th क्लास में पढ़ के आए हो, कीवर्ड क्या है, जिनका लैंग्वेज के अंदर एक विशेष मीनिंग होता है। और नॉर्मली सी और C++ में तो जब आप इनको लिखते हो तो इनका कलर कैसा हो जाता है, व्हाइट, और जिनको आप आइडेंटिफायर या वेरिएबल की तरह यूज में नहीं ले सकते वो सारे कीवर्ड कहलाते हैं। यह रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका प्रोग्रामर के द्वारा बदला नहीं जा सकता। इनका प्रयोग वेरिएबल, कांस्टेंट और अन्य यूजर डिफाइंड प्रोग्राम इकाइयों के नाम के लिए किया जा सकता है, किया नहीं जा सकता है। ओके, इनको आप है ना वेरिएबल वगैरह इनके नामों के लिए यूज में नहीं कर सकते क्योंकि इनका खुद का एक अलग से विशेष अर्थ है। C++ कीवर्ड की एक लिस्ट दे रखी है, या देखो आप नॉर्मली 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 11th-12th के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं 32 यानी 32 कीवर्ड है सी लैंग्वेज के अंदर, और C++ के अंदर है 48 यानी 48 कीवर्ड, यानी जो 32 है वो यूं कि यूं C++ में काम आ रहे हैं, उसके अलावा कुछ नए जोड़ दिए गए, तो वो हो गए आपके 48। अब वो कौन कौन से हैं देखो, ASM असेंबली के लिए ऑटो, ब्रेक, केस, कैच, डबल, एल्स, ई नंबर, एक्सटर्नल, फ्लोट, न्यू, ऑपरेटर, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, स्विच, टेम्पलेट, डिस, थ्रो और ट्राई। इसके अलावा नीचे दे रखे हैं कैरेक्टर, क्लास, कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डिलीट, डू, फॉर, फ्रेंड, गो टू, इफ, इनलाइन, इंटीजर, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, सॉर्ट, साइन, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, टाइप डिफाइन और यूनियन, अनसाइन, वर्चुअल, वॉइड, वॉलाइटल और वाइल। तो ये कुछ कीवर्ड है, इसमें आपने देखा होगा ऐसे कुछ कीवर्ड है जिनको आपने सी लैंग्वेज में यूज में लिया है और कुछ नए हैं कीवर्ड। अब आइडेंटिफायर और कांस्टेंट क्या होते हैं, ये भी आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा है, जो सी में है वही C++ में। वेरिएबल, फंक्शन, एरे, क्लास इत्यादि के नाम जो प्रोग्रामर के द्वारा दिए जाते हैं उन्हें आइडेंटिफायर कहा जाता है। जो आप वेरिएबल वगैरह लेते हैं और उनके नाम देते हैं वो सारे आइडेंटिफायर कहलाएंगे। चाहे आप एरे ले रहे हो, किसी क्लास को डिक्लेयर कर रहे हो, तो ये सारे आइडेंटिफायर कहलाएंगे। इन आइडेंटिफायर को नाम देने के लिए हर एक भाषा के अपने नियम होते हैं, तो यहाँ कुछ नियम दे रखे हैं, जो सी में थे वही नियम यही लागू होंगे। केवल अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, अंकों और अंडरस्कोर का प्रयोग किया जाता है, यानी आप A to Z का यूज ले सकते हो, 0 to 9 का यूज ले सकते हो और अंडरस्कोर का यूज ले सकते हो। 3 चीजों से आप आइडेंटिफायर को डिक्लेयर कर सकते हो। किसी अंक के साथ नाम की शुरुआत नहीं की जा सकती, जैसे 9 राम, ये रॉन्ग है, इसको आप नहीं ले सकते, आप ऐसा ले सकते हो राम 9। ओके, ये तो आपका हो गया राइट। अंग्रेजी के छोटे और बड़े अक्षर अलग अलग माने जाते हैं। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यहाँ कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों डिफरेंट है। उसके बाद लास्ट, कीवर्ड का प्रयोग वेरिएबल के नाम के लिए नहीं किया जा सकता। आप किसी भी कीवर्ड को आइडेंटिफायर या वेरिएबल के रूप में यूज में नहीं ले सकते, क्योंकि वो क्या है, रिजर्व वर्ड है, उनका खुद का अपना एक अलग अर्थ होता है। फिक्स्ड वैल्यू जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान बदली नहीं है उन्हें कांस्टेंट कहा जाएगा, यानी जो बदलती नहीं है। आपने इंटीजर ली है तो वो इंटीजर रहेगी, फ्लोट है तो फ्लोट रहेगी, उनका मान भी स्थिर रहेगा, तो उनको भी कांस्टेंट कहेंगे। जैसे एग्जांपल दे रखा है फ्लोटिंग पॉइंट, ऑक्टल वगैरह, स्ट्रिंग कांस्टेंट, तो ये कुछ ऐसे हैं कि जो कांस्टेंट है, जिनका मान प्रोग्राम में बदलेगा नहीं, जिनका प्रकार नहीं बदलेगा। अब बेसिक डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या है, जो डेटा की पहचान करवाते हैं वो डेटा टाइप कहलाते हैं। भाई हम आपसे पूछ सकते हैं डेटा टाइप क्या है,
इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये नॉर्मली 3 प्रकार के जो प्राइमरी डेटा टाइप जिनको कह सकते हैं, जिनका सबसे ज्यादा यूज आप लेते हो, वो आपके यूज में आते हैं। इसके अलावा भी कुछ है डेटा टाइप जो आपने वेरिएबल वगैरह लिए ना, उनकी पहचान करवाते हैं डेटा टाइप कि वो किस प्रकार के डेटा को अपने अंदर लेंगे। अब डेटा टाइप का यहां दे रखा है बेसिक डेटा टाइप, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ये 3 जो डेटा टाइप है इनको आप 11th-12th क्लास में सबसे ज्यादा यूज में लेते हैं। ओके, उसके बाद आता है डबल वॉइड, फिर है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जिनको यूजर अपने हिसाब से बनाता है, स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास और इन्यूमरेशन, ठीक है ना। उसके बाद है एरे, पॉइंटर, फंक्शन और रेफरेंस। ओके, बेसिक डेटा टाइप के साथ विभिन्न प्रकार के मॉडिफायर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिनको उनके नाम से पहले लिखे जाते हैं, जो आप पहले लिख सकते हो। वॉइड डेटा टाइप के साथ इनका प्रयोग नहीं किया जाता, वॉइड के साथ इनका यूज नहीं होता। मॉडिफायर का प्रयोग कैरेक्टर और इंटीजर बेसिक डेटा टाइप के साथ किया जाता है, जैसे लॉन्ग। मॉडिफायर का प्रयोग डबल के साथ किया जाता है, जैसे साइन, तो इंटीजर के आगे आप लगा दोगे तो साइन इंटीजर, अनसाइन इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर या लॉन्ग इंटीजर। ये क्या करेंगे, जो उनकी कैपेसिटी है उनको घटाने और बढ़ाने का काम करेंगे, यानी ये मॉडिफाई कर देंगे, उनका जो ओरिजिनल रूप है उसको चेंज कर देंगे, इसलिए इनको क्या कहेंगे, मॉडिफायर। तो ये मॉडिफायर के रूप में ये आपके 4 वर्ड है। ओके, तो इन 4 वर्ड का आप यूज लेके अपने डेटा टाइप, जो बेसिक डेटा टाइप है, उनको घटा या बढ़ा सकते हैं, उनकी कैपेसिटी को और उनकी मेमोरी जो लेने की क्षमता है उसको कम ज्यादा आप कर सकते हैं। बेसिक डेटा टाइप और मॉडिफायर के सभी कॉम्बिनेशन की लिस्ट और उनके साइज, रेंज टेबल दे रखी है। कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, अनसाइन 1 बाइट लेता है, साइन कैरेक्टर आपके 1 बाइट, इंटीजर 2 बाइट लेता है, अनसाइन इंटीजर भी 2 बाइट लेता है, और उनकी कैपेसिटी दे रखी है, यानी वो कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं, माइनस के 128 से आपके हो जाएगा प्लस के 127। ये कैरेक्टर के इसी प्रकार दे रखा है, अनसाइन की दे रखी है, साइन की दे रखी है, इंटीजर की भी दे रखी है 32,767, ठीक है ना। उसके बाद अनसाइन इंटीजर की भी दे रखी है 65,535 हो जाएगी ये। उसके बाद है देखो साइन इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर। अब आपको देखो शॉर्ट इंटीजर क्या करता है, मेमोरी में 1 बाइट ही लेता है। ओके, यानी 2 बाइट की जगह 1 बाइट। आपको लगता है कि हमारे प्रोग्राम ऐसे हैं कि जहां हमको जो नंबर्स आने वाले हैं, जो वेरिएबल हमने लिए हैं, उनकी साइज कम ही रखनी है। अब इनका प्रयोग ज्यादा कहाँ किया जाता है, जहां बहुत बड़े प्रोग्राम होते हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होते हैं, तो मेमोरी को बचाने के लिए इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। अब आपके जो प्रोग्राम है उसमें इतना मेमोरी वगैरह का नहीं है, क्योंकि नॉर्मल प्रोग्राम है तो यहाँ साइज दे रखी है। उसके बाद हो गया फ्लोट, ये 4 बाइट लेता है, डबल 8 बाइट लेता है, लॉन्ग डबल आपके 10 बाइट लेता है, और उन सबकी रेंज दे रखी है। अब यहाँ इंटीजर, ये जो लॉन्ग इंटीजर है, जैसे आप फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम बनाते हो, तो फैक्टोरियल के प्रोग्राम के अंदर आपने देखा होगा 7 से आगे जब आप फैक्टोरियल निकालोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, यानी रॉन्ग आंसर आएगा। तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि इंटीजर की जगह लॉन्ग इंटीजर वेरिएबल ले सकते हैं। लॉन्ग इंटीजर क्या करेगा, उसकी साइज को बढ़ा देगा लगभग 2.5 अरब के करीब, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली राइट आएगा। तो ये इस प्रकार मॉडिफायर का यूज है। उसके बाद है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जिनको यूजर बनाते हैं, स्ट्रक्चर और यूनियन। अब देखो एरे के अंदर आपने देखा था, एरे के जो डेटा तत्व होते हैं यानी एलिमेंट होते हैं, वो सारे एक ही प्रकार के होते हैं। जब ऐसी सिचुएशन आए, आप एक इस प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर चाहते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप को एक साथ बांध के रखा जा सके, तो हम स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। तो इसको आपने 11th में देखा होगा। अब स्ट्रक्चर और यूनियन लगभग सेम है, एक हल्का सा डिफरेंस है, वो क्या है दोनों के अंदर, देखो वास्तविक समस्याओं के निराकरण के लिए बेसिक डेटा टाइप पर्याप्त नहीं होते। बेसिक डेटा टाइप और अन्य डेटा टाइप के समूह को स्ट्रक्चर कहा जाता है, यानी अलग अलग प्रकार के जो डेटा टाइप है बेसिक, उनको एक साथ बांध के रखते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब स्ट्रक्चर का सिंटेक्स क्या है, स्ट्रक्ट कीवर्ड से इसकी शुरुआत की जाती है, फिर स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है, फिर स्ट्रक्चर के मेंबर होते हैं। यहां एग्जाम्पल दे रखा है, देखो एक स्टूडेंट का उदाहरण है जिसके कई एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसे नाम है, ठीक है, उसका उसकी एज है, उसका परसेंटेज है। तो यहाँ ले रखा है कैरेक्टर के अंदर एक नेम 20 का एरे ले रखा है, इंटीजर के अंदर एज ले रखी है, और फ्लोट के अंदर परसेंटेज ले रखा है। फिर स्ट्रक्ट, यानी ये स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2, यानी 2 स्टूडेंट का ये डेटा वो अपने अंदर लेगा, ठीक है, आप इनपुट करवा सकते हो। आप स्ट्रक्चर का एरे भी डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, यहाँ स्ट्रक्चर का एक एरे भी बना सकते हैं, जैसे आपने लिखा 5, तो यहाँ क्या होगा, 5 स्टूडेंट का ये रिकॉर्ड अपने अंदर इंसर्ट करेगा।
या स्टूडेंट एक वेरिएबल हो गया। ओके, अब देखो स्ट्रक्चर के बाद यूनियन भी स्ट्रक्चर की तरह होता है, लेकिन उसमें अंतर क्या है, स्ट्रक्चर टाइप की साइज उसके सभी मेंबर के टाइप की साइज के योग के बराबर होती है। यानी स्ट्रक्चर के अंदर जो आपने बेसिक डेटा टाइप के जो मेंबर लिए हैं उनकी जो टोटल साइज है उसके आधार पर उसकी साइज मानी जाएगी। यानी जिनकी जो बेसिक डेटा टाइप है उनको जब आप योग करोगे तो कितना मेमोरी में स्थान ले रहे हैं वो स्ट्रक्चर की साइज है। लेकिन यूनियन में क्या होगा कि जो आपने बेसिक डेटा टाइप लिए हैं उनमें से जिसकी साइज सबसे ज्यादा है उसमें ही वो सबको एडजस्ट कर लेगा और वही यूनियन की साइज होगी। यानी यूनियन क्या करता है, आपकी मेमोरी को बचाता है। ओके, तो स्ट्रक्चर टाइप की साइज उसके सभी मेंबर के टाइप की साइज के योग के बराबर होती है, जबकि यूनियन का साइज उसके सबसे बड़े मेंबर के टाइप के साइज के बराबर होती है। ये दे रखा है एक आपके यूनियन, यानी आपने एक स्ट्रक्चर लिया STRUCT स्ट्रक्ट EMP। ओके, इंटीजर EMP ID, कैरेक्टर E नेम, ये भी इसका एक एरे ले लिया। और उसके बाद में आपने ले लिया फ्लोट के अंदर सैलरी। ये एक स्ट्रक्चर का आपने निर्माण किया। इंटीजर कंप्यूटर की मेमोरी मिलेगा 2 बाइट। कैरेक्टर की साइज कितनी होती है, बेसिक 1। ओके, अब यहाँ 20 का एरे है तो यहाँ इसकी साइज हो जाएगी 20 की, और फ्लोट लेगा आपके 4, तो इसकी साइज कितनी होगी आपके 26। अब ये की चीज यानी स्ट्रक्चर की जगह यहां अगर यूनियन लिखा हो तो यूनियन होने पर क्या करेगा, यूनियन होने पर इसकी साइज क्या होगी 20 की। यानी यूनियन क्या करता है, अपने जो बेसिक डेटा टाइप उसके अंदर लिए है उसमें जिसकी साइज सबसे ज्यादा है सबसे अधिक है उसी को वो लेगा, तो यहां उसकी साइज हो जाएगी आपके 20 की। तो ये स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंस है। ओके, इसकी डिटेल दे रखी है। अब आता है क्लास। देखो सी लैंग्वेज के अंदर क्या था, वेरिएबल अलग थे और फंक्शन अलग थे। जब सी प्लस प्लस को बनाया गया तो सी प्लस प्लस में क्या था, जब इसका शुरुआती नाम था सी विद क्लास। एक्चुअली सी प्लस प्लस के प्रोग्राम क्लास के द्वारा बनते हैं। अब क्लास क्या है, क्लास एक रन टाइम विद्यमता है जो अपने अंदर मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन को एक साथ रखी है। तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया, क्लास का निर्माण किया। अब सी प्लस प्लस के अंदर भाषा का ये एक महत्वपूर्ण फीचर है, किसी अन्य बेसिक डेटा टाइप की तरह क्लास टाइप के वेरिएबल की घोषणा कर सकते हैं। क्लास के वेरिएबल को ऑब्जेक्ट कहा जाता है, यानी क्लास के अंदर जो मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस बताओ, इनकी डेफिनेशन बताओ। ओके, अब इसके लिए इन्होंने कहा है चैप्टर 9, आगे हम 9 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे तो उस चैप्टर का नाम ही क्लास और ऑब्जेक्ट है, उसमें इसको डिटेल से समझाया गया है। उसके बाद है इन्यूमरेटेड डेटा टाइप। यह एक तरीका है जिसके द्वारा नामों को संख्याओं के साथ जोड़ा जाता है। इन्यूमरेट कीवर्ड से आप 0, 1, 2 इत्यादि संख्याओं को नामों की लिस्ट के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे यहां ले रखा है इन्यूमर कलर, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 आपके इसके अंदर ले लिए डेटा। अब स्वतः ही रेड को 0, ग्रीन को 1 और ब्लू को 2 संख्या प्रदान कर दी जाती है। हम डिफॉल्ट वैल्यू को बाह्य रूप से इंटीजर वैल्यू को इन्यूमरेटर को प्रदान कर सकते हैं। देखो अब यहां दे रखा है जैसे ग्रीन को बाय डिफॉल्ट इन्होंने दे दिया 3 और ब्लू को दे दिया 8, तो रेड जो है उसको कोई संख्या नहीं दी, कोई नंबर नहीं दिया, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 0। तो इसको कहेंगे आप डिफॉल्ट भी मान दे सकते हो इसके अंदर। अब है डिराइव डेटा टाइप, एरे के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यह एक छोटी लाइन में डेफिनेशन दे रखी है। यह एक ही प्रकार के एलिमेंट्स का समूह है जिसमें एक ही प्रकार के डेटा तत्व सारे एक साथ रखे जाते हैं। तो एग्जांपल दे रखा है एरे का, एक 5 का नॉर्मल इंटीजर है का एरे दे रखा है, ठीक है। उसके बाद है फंक्शन। फंक्शन प्रोग्राम का भाग होता है जो एक कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक प्रोग्राम को फंक्शंस में विभाजित करना प्रोग्रामिंग भाषा के मुख्य सिद्धांतों में से है। प्रोग्राम में विभिन्न स्थानों पर कॉलिंग और उपयोग करके फंक्शन
प्रोग्राम के आकार को कम करता है। यानी फंक्शन से क्या होता है, प्रोग्राम की साइज आपके कम होती है। फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर बने हुए होते हैं जिनको नाम के द्वारा आप कॉल कर सकते हैं। फंक्शन की पहचान क्या है, छोटा ब्रैकेट। तो जो पहले से बने हुए होते हैं फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर वो कहलाते हैं लाइब्रेरी फंक्शन, और दूसरे जिनको यूजर अपनी आवश्यकता के हिसाब से बनाता है वो कहलाते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, अब आता है पॉइंटर। पॉइंटर क्या है? पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो एक दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को रखता है। तो पॉइंटर का मतलब भी एड्रेस हुआ। जब आप अन्य वेरिएबल के एड्रेस को किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो वो पॉइंटर वेरिएबल होता है। तो पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। एग्जाम्पल दे रखा है, x का मान है 5, एक पॉइंटर लिया है ptr। अब इसको एस्ट्रिक के चिन्ह के द्वारा, जो गुणा का निशान है कंप्यूटर के अंदर, उसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। अब लिखा है %x पॉइंटर ptr। तो ये क्या करेगा, द वैल्यू ऑफ x इज चेंज फ्रॉम 5 to 10, इसकी वैल्यू को चेंज कर देगा। ठीक है ना, तो x को किसमें डाल दिया है, ptr में। उसके बाद है रेफरेंस टाइप। रेफरेंस टाइप क्या है, रेफरेंस टाइप के वेरिएबल को रेफरेंस वेरिएबल कहा जाता है। जो ये एम्परसेंड का यूज लिया जाता है ये रेफरेंस प्रकार का है। x का मान दे रखा है 10, उसके बाद है इंटीजर %y बराबर x। तो यहाँ x एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और y उसका एक उपनाम हो जाएगा। यानी अब x और y दोनों की वैल्यू लगभग दोनों सेम हो जाएगी। तो दोनों 10 प्रिंट करेंगे। यहां जैसे दे रखा है एग्जाम्पल के अंदर x बराबर x प्लस 5। तो इससे क्या होगा कि x के अंदर 5 ऐड होंगे। अब वो वैल्यू y के लिए भी प्रदान हो जाएगी, क्योंकि ये क्या हो गया, इसका उपनाम हो गया। तो एम्परसेंड क्या करता है, उसके रेफरेंस को लेता है। टाइप कंपेटिबिलिटी। अब टाइप कंपेटिबिलिटी क्या है, एक टाइप से दूसरे टाइप में बदलना, ये टाइप कंपेटिबिलिटी है। नॉर्मल सरल भाषा में कहे तो ये दो प्रकार की होती है। एक तो होता है इंटरनल या ऑटोमेटिक होती है, यानी बड़े जो साइज के आपने डेटा टाइप लिए हैं उसके अकॉर्डिंग छोटे जो डेटा टाइप है उसका डेटा बड़े के अनुसार बदल जाएगा। तो ये तो हो जाएगी स्वतः। और एक बाह्य कह सकते हैं जिनको आप फोर्सली करते हैं, टाइप का कन्वर्जन कर सकते हैं यानी बदल सकते हैं। तो दो प्रकार की होगी। देखो C++ में टाइप कंपेटिबिलिटी के संदर्भ में C से बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, तीनों अलग अलग टाइप है। इनको टाइप कास्ट करना आवश्यक है। जब इनकी वैल्यूज एक दूसरे को प्रदान की जाती है तब ऑपरेशन के ऑपरेंड का टाइप ऑपरेशन के साथ टाइप कंपेटिबिलिटी होना आवश्यक है। अब टाइप कंपेटिबिलिटी को हासिल करने के लिए दो तरीके, एक तो बाह्य टाइप कन्वर्जन। अब बाह्य टाइप कन्वर्जन में क्या हो रहा है, देखो टाइप कास्ट ऑपरेटर का प्रयोग करते हुए वेरिएबल या एक्सप्रेशन का बाह्य टाइप कन्वर्जन किया जाता है। यहां देखो एक छोटा प्रोग्राम दे रखा है। इस प्रोग्राम में i की वैल्यू 5 है और f की वैल्यू दे रखी है 30.57। अब i और f दोनों को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो i के आगे इन्होंने क्या किया है, फ्लोट लिखा है, ठीक है ना। अब उसके बाद f के आगे इन्होंने लिखा है इंटीजर। तो इसमें क्या हो रहा है, अब आउटपुट देखो नीचे, आउटपुट देखोगे तो क्या होगा, पहले तो नॉर्मली जो डेटा था उसको प्रिंट करवाया, अब फोर्सली इस i को इन्होंने क्या कर दिया फ्लोट में। तो ये अब क्या हो गया, फ्लोट में आपको आंसर देगा। और ये जो f था ये इंटीजर, ये फ्लोट में था, इसको इंटीजर में बदल दिया। इंटीजर में बदलने से क्या हुआ, इसके जो पीछे 0.57 था वो हट गया। तो ये कैसे किया, इन्होंने इसके आगे लिख दिया जिसको जिसमें बदलना है। तो ये आपके एक प्रकार की टाइप कंपेटिबिलिटी हो गई। और इसका क्या नाम हो गया, आपके बाह्य टाइप कन्वर्जन। जिनको आप फोर्सली करते हो बाहर से, वो बाह्य टाइप कन्वर्जन। ये टॉपिक कभी आया नहीं है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है आपके बोर्ड में। उसके बाद है स्वतः टाइप कन्वर्जन। जब एक एक्सप्रेशन में मिश्रित डेटा टाइप होते हैं तब कंपाइलर नियमानुसार स्वतः ही टाइप कन्वर्जन कर देता है। छोटे टाइप का बड़े टाइप में स्वतः ही कन्वर्जन होने का नियम होता है। यानी जो छोटे प्रकार के हैं डेटा, बेसिक डेटा टाइप, वो बड़े डेटा टाइप में बदल जाते जब उसको किसी समीकरण में यूज में लिया जाता है एक्सप्रेशन के अंदर। कैरेक्टर या शॉर्ट इंटीजर किसी एक्सप्रेशन में होते हैं तब इनको इंटीजर में कन्वर्जन कर दिया जाता है। इसे इंटीग्रल वाइंडिंग कन्वर्जन कहा जाता है। अब इसकी एक दे रखी है आपके चार्ट, कौन सा किस में परिवर्तित होगा। शॉर्ट से इंटीजर, इंटीजर से लॉन्ग, लॉन्ग है तो लॉन्ग से फ्लोट में हो जाएगा, फ्लोट से डबल, डबल से लॉन्ग डबल कैरेक्टर। तो इस प्रकार ये संरचना चलेगी, यानी छोटे से बड़े में परिवर्तन होगा। अब देखो वेरिएबल की घोषणा, कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। सी में सभी वेरिएबल की घोषणा प्रोग्राम के शुरुआत में की जाती है। C++ में भी यह सत्य है, लेकिन वेरिएबल की घोषणा प्रोग्राम में किसी भी जगह करने की अनुमति होती है। जहां आप चाहो वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। ये नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और x और y के मान इनपुट कर रहे हैं।
यहाँ स्कैनएफ की जगह सी इन का यूज आता है और उसके बाद इनका एडिशन करके इनको सी आउट के द्वारा प्रिंट करवा दिया गया है। ओके, तो ये जो चैप्टर था 6, इसके अंदर C++ से रिलेटेड कुछ बातें आपको दिखाई गई, बताई गई। ये सारी बातें आपने देखा होगा लगभग जो सी लैंग्वेज में थे रूल्स और रेगुलेशन वही C++ में है, लेकिन यहाँ नई चीज क्या है? नई चीज है यहाँ क्लास के द्वारा प्रोग्राम। तो आगे जो चैप्टर आने वाले हैं अब वो सारे अलग होंगे, ठीक है ना। उसके अंदर आप ये देखेंगे C++ में वास्तविक रूप में है क्या, ठीक है। तो ये चैप्टर 6 जो आपके बुक में दे रखा है इनको उसको हमने कंप्लीट एक्सप्लेन किया। इसके बाद 7 नंबर चैप्टर को करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक आपको पसंद आया है, समझ में आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमें लग रहा है आप ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक्स।